हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज का टॉपिक है फिर दोबारा जर्नल में कुछ ट्रांजैक्शन जो कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन है उन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रूल्स हमारे वही रहेंगे जो हमने पहले अपने सेट किए हुए हैं कि कैश जब भी इंक्रीज़ होगा कैश को डेबिट करेंगे, कैश जब भी रिड्यूस होगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, दूसरा ये, जब भी तुम गुड्स परचेज करोगे, गुड्स एसेट्स नहीं, सिर्फ गुड्स, रॉ मटेरियल, जब भी तुम गुड्स परचेज करोगे तो तुम परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे, जब भी तुम गुड्स सेल करोगे तो सेल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सन से रिलेटेड रूल यही है सिर्फ कि जिसको तुम दोगे वो रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। जिससे तुम लोगे, जो तुम्हें दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, उसे क्रेडिट करोगे। जो पर्सन तुम्हें दे रहा है उसे तुम क्रेडिट करोगे। इनके बेसिस पे हम, इन्हीं रूल्स के बेसिस पे इन सारे ट्रांजैक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन ट्रांजैक्शन को करने के बारे में तुम बता दूं, पहले तुम एक बार सीखोगे थोड़ा आराम से, फिर उसके बाद दोबारा इसे रिपीट करोगे, फिर 3 बार करोगे तो इसके अलावा सिर्फ एक क्वेश्चन और बनेगा तुम्हारा, सारी जर्नल एंट्रीज तुम्हारी हो जाएंगी उसके बाद। चलो आओ, जैसे कोई भी एक्सपेंस हम पे करते हैं, मान लो हमने रेंट पे किया, रेंट पे ₹1200 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। तुमने रेंट पे किया और कुछ रेंट तुम्हारा आउटस्टैंडिंग है। तुम जानते हो कि एक्सपेंस किस बेस पे रिकॉर्ड किया जाता है। एक्सपेंस हम उसे मानते हैं जो हमने पे कर दिया, और कुछ पार्ट ऐसा है जो हमने पे नहीं किया, जिसे हम कहते हैं ड्यू बट नॉट येट पेड, आउटस्टैंडिंग। तो अगर तुमसे कोई कहे एक्सपेंस की वैल्यू क्या है, जो तुमने पे कर दिया और जो तुमने पे नहीं किया, दोनों को ऐड कर दो। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी तुम पहले ये कर चुके हो कई सारी क्वेश्चंस में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और पेड एक्सपेंस एक साथ था। जैसे यहाँ पे तुमने 1000 पे कर दिया तो पेड एक्सपेंस है तुम्हारा 1000, 200 तुमने पे नहीं किया। लेकिन एक्रूअल प्रिंसिपल के बेसिस पे, एक्रूअल प्रिंसिपल तुम्हें क्या कहता है, एक्सपेंसेस एंड इनकम आर रिकॉर्डेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट बट व्हेन दे आर जनरेटेड। जब वो एक्सपेंस पैदा हो जाते हैं उन्हें एक्सपेंस मान लिया जाता है। तो 1000 एक्सपेंस तुमने पे कर दिया और 200 एक्सपेंस पैदा तो हो चुका है लेकिन तुमने अभी पे नहीं किया, तो टोटल एक्सपेंस कितना है, 1200। तुम जानते हो सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं, तो 1200 तुम्हारा एक्सपेंस हो चुका है, जिसमें तुमने 1000 पे कर दिया और कुछ एक्सपेंस तुमने पे नहीं किया, 200। तो कैसे रिकॉर्ड करोगे, जो पार्ट तुमने एक्सपेंस का पे कर दिया है उतना तुम्हारा कैश कम होगा। कैश जब भी कम होता है क्रेडिट करते हैं। पहली चीज़, 1200 का तुम्हारा एक्सपेंस हो गया रेंट का, तो रेंट अकाउंट डेबिट 1200। LF का हमने कॉलम नहीं बनाया इसमें, जहाँ LF भी बनेगा। 1200 तुमने एक्सपेंस किया, टोटल एक्सपेंस डेबिट हो गया। उसमें से कुछ पार्ट तुमने पे कर दिया, जो तुमने पे कर दिया कैश अकाउंट, और जो तुमने पे नहीं किया फ्यूचर में पे करोगे, इसलिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, आउटस्टैंडिंग रेंट। या तुम ये कह लो, जो रेंट तुम पे करते हो तो एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जो एक्सपेंस रेंट तुम पे नहीं कर पाते तो एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। देखो, रेंट 1000 पे कर दिया तो 1000 से डेबिट करोगे, 200 पे नहीं किया, 200 से डेबिट, टोटल रेंट कितने से डेबिट हो रहा है, 1200 से। इसमें से पे कितना हो गया, 1000, तो कैश 1000, जो पे नहीं हुआ 200, वही है आउटस्टैंडिंग रेंट में आ जाएगा। ठीक है, इसे हटा देते हैं। सेकंड एंट्री पढ़ लो, सैलरीज पेड इन एडवांस। जैसे कई बार एक्सपेंस हमें पे करना है लेकिन हमने पे नहीं किया, उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक्सपेंस हमें पे करना है, उसका टाइम अभी नहीं आया। जैसे यहाँ पर
सैलरीज पे करने का टाइम नहीं आया था, लेकिन टाइम से पहले ही तुमने पे कर दिया सैलरीज को, ठीक है, तो क्या एंट्री होगी? अगर तुम टाइम से पहले कोई एक्सपेंस पे कर देते हो, कैश तो तुम्हारा जाता ही है क्योंकि तुम पेमेंट कर रहे हो, तो कैश जब भी जाता है तो कैश को क्रेडिट किया जाएगा, तो कैश क्रेडिट होगा। अगर तुम कोई भी पेमेंट टाइम से पहले कर रहे हो तो वो तुम्हारे लिए एक एसेट हो रही है, एक एसेट बन रही है। तो जब भी कोई एसेट तुम्हारी इंक्रीज़ होती है उस एसेट को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे तुमने सैलरी पे करी है एडवांस टाइम से पहले, तो एडवांस सैलरी डेबिट, एक एसेट जनरेट हो गई। और तुम्हारा कैश कम हो रहा है, कैश अकाउंट। लाइन तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, यहीं तक ही आएगी, पूरी लाइन मत खींचना। जो आदत शुरू में डाल लोगे वही बन जाएगी, फिर उन्हें सुधारना मुश्किल हो जाता है अगर गलत आदत पड़ जाए एक बार तो, ठीक है। एडवांस रेंट तुमने इसलिए डेबिट किया क्योंकि तुम्हारी एक एसेट इंक्रीज हुई। दूसरी तरफ कैश जब भी कम होता है तो कैश को हम क्रेडिट करते हैं, कैश जब भी कम होगा उसे क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। चलो एंट्री देखते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन क्या होता है? वैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में तुम पढ़ चुके हो, सेकंड चैप्टर तुमने किया होगा अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें भी तुम पढ़ चुके हो। डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स यूज़। हर एसेट के अंदर इसे ऐसे समझो, कुछ यूटिलिटी छुपी होती है। जैसे कार तुमने परचेज़ करी, कार के अंदर क्या यूटिलिटी छुपी हुई थी, उसे 10 साल तक यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब अगर तुम उसे का 1 साल यूज़ कर लोगे तो उसकी यूटिलिटी तुमने कंज्यूम कर ली। तो जितनी यूटिलिटी तुमने कंज्यूम कर ली उतनी वैल्यू उसकी कम हो गई। अगर तुम्हारी एक कार तुम परचेज़ करते हो 10 लाख की, 10 लाख की, और ये 10 साल तक चलने वाली है, तो इसका डेप्रिसिएशन क्या हो गया? आगे जाके एक चैप्टर ही आएगा पूरा, जिस तरीके से मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ सिंपल करके। मान लो 10 साल तक तुम ये गाड़ी यूज़ करने वाले हो, तो हर साल ये गाड़ी 1 लाख की तुम्हारी यूज़ हो जा रही है, हर साल तुम इसे 1 लाख का यूज़ कर रहे हो, तो डिक्रीज अगले साल ये एसेट कितने की हो जाएगी? 9 लाख की। अगर तुम 1 साल यूज़ कर लेते हो तो 10 लाख में से 1 लाख यूज़ कर ली, एसेट रह जाएगी 9 लाख की। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स यूज़। जो एसेट 10 साल की थी उसमें से 1 साल तुमने यूज़ कर लिया तो उसकी वैल्यू कम हो गई। अगर एसेट की वैल्यू कम होती है तुम्हें लॉस हो रहा है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो तुम्हें लॉस हो रहा है, सारे लॉस डेबिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या होगी? क्योंकि तुमने 1 लाख डेप्रिसिएशन लगाया तो एसेट की वैल्यू कम हुई, तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है या लॉस है, तो उसे डेबिट किया जाएगा। सारे एक्सपेंसेस या लॉस डेबिट होते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने से हमारी एसेट की वैल्यू अब 9 लाख रह गई, एसेट की वैल्यू कम हुई। एसेट की वैल्यू जब भी बढ़ती है डेबिट, जैसे एसेट की वैल्यू बढ़ी थी तो हमने एसेट को डेबिट कर दिया था, एसेट की वैल्यू कम होगी, फिक्स एसेट की वैल्यू, तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। 1 लाख रुपए तुम 1 लाख नहीं 20,000 रुपये तुमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया फिक्स एसेट के ऊपर, ओके। अगली ट्रांजेक्शन पढ़ लो। रिसीव 10,000 फ्रॉम रमेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹12,000। देखो फुल सेटलमेंट हो गई, जितना अमाउंट हमने उससे रिसीव करना था, जितना अमाउंट हमने रमेश से रिसीव करना था उसकी सेटलमेंट में हमने रिसीव किया 10,000। जब भी फुल सेटलमेंट आ जाए यानी कि बाकी अमाउंट अब हमें नहीं देना। अगर फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया तो बाकी अमाउंट जो बचा हुआ है वो नहीं दिया जाएगा, यानी कि डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिसीव हुए 10,000 रुपीज़। देखो वैसे तो तुम्हें 12,000 मिलने थे, रिसीव हुए तुम्हें 10,000, तो तुम्हें 2,000 रुपये का डिस्काउंट तुमने दे दिया। 12,000 तुम्हें रिसीव होने थे, तुम्हें 10,000 रिसीव हुए, यानी कि तुमने 2,000 का डिस्काउंट दिया।
डिस्काउंट अलाउड, पहले भी तुम्हें बताया गया था लास्ट क्लास में। डिस्काउंट के बारे में ज़्यादा मत सोचो, सिर्फ इतना सोचो कि तुम्हें 10,000 रिसीव हुए। इस डिस्काउंट को क्या करना है, डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। ये कैश डिस्काउंट है। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन कैश पेमेंट करते समय जो डिस्काउंट दिया या लिया जाता है उसकी एंट्री होती है। अब इस डिस्काउंट को क्या करें, डेबिट कर दें या क्रेडिट कर दें, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसकी एंट्री करो, जो 10,000 अमाउंट है इसकी एंट्री करो। तुम्हें रिसीव हो रहा है 10,000, कैश तुम्हारा इंक्रीज़ हो रहा है ना। तुम्हें कैश रिसीव हो रहा है तो तुम्हारा कैश इंक्रीज़ हो रहा है। कैश जब भी इंक्रीज़ होता है उसे डेबिट करते हैं। कैश जब भी इंक्रीज़ होगा उसे डेबिट करेंगे, तो कैश काउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 10,000। कैश अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया तुम्हें अमाउंट, रमेश ने, फ्रॉम रमेश। क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रमेश से तुम्हें पैसे मिले। जब भी डिस्काउंट वाली एंट्री आएगी तुम सिर्फ कैश रिसीव करने वाली एंट्री करो पहले, उसके बाद डिस्काउंट का क्या करें। इस 2,000 का कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश अगर क्रेडिट हो रहा होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं तो तुम डिस्काउंट दोगे। तुम किसी को पैसे दोगे, तुम किसी को अमाउंट पे करोगे तो वो तुम्हें डिस्काउंट देगा, तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। तो कैश देते हैं तो डिस्काउंट मिलता है, कैश मिलता है तो हम डिस्काउंट देते हैं, ऐसे समझे। लेकिन डिस्काउंट का करें क्या, कैश जहाँ पर जा रहा हो डिस्काउंट भी वहीं जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट है 2,000। अब एक चीज़ और, जब भी तुम ये एंट्री करोगे उसके बाद जहाँ पर दो अकाउंट हैं, डेबिट दो अकाउंट हो रहे हैं तो वहाँ अमाउंट पहले भरो, क्रेडिट दो अकाउंट हो रहे हैं तो वहाँ अमाउंट पहले भरो। तो यहाँ पर डेबिट दो अकाउंट हो रहे हैं तो पहले यहाँ भरो। कितना कैश रिसीव हुआ, 10,000, 2,000 तुमने डिस्काउंट दिया, टोटल 12,000 अमाउंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये डिस्काउंट कहाँ से आया, जैसे हमने समझा कि डिस्काउंट है फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया, इसमें नहीं आया। रिसीव ₹10,000 फ्रॉम रमेश इन पार्ट पेमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 12,000। पार्ट पेमेंट, जितना मिलना था उसमें से कुछ पार्ट उसने दे दिया। इसका मतलब क्या है, बाकी अमाउंट डिस्काउंट हो गया क्या, नहीं। पेमेंट ऑन अकाउंट दे रखा हो या पार्ट पेमेंट दे रखा हो, उस केस में बाकी अमाउंट फ्यूचर में दिया जाएगा। तो 12,000 यहाँ हमें मिलने थे रमेश से, हमें मिले कितने, 10,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, बाकी अमाउंट डिस्काउंट नहीं है, बता रहा हूँ, क्योंकि ये पार्ट पेमेंट दे रखा है। पार्ट पेमेंट या ऑन अकाउंट पेमेंट, उस केस में बाकी अमाउंट डिस्काउंट नहीं होगा। 10,000 बुक में भी क्वेश्चन है इसका एक ऐसा, टी.एस. ग्रेवाल में, अच्छा क्वेश्चन है। ये हो गया, ये हो गया। रमेश, फिर दोबारा रमेश ने 120 नहीं 12,000 देने थे। रिसीव ₹10,000 फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर इन फाइनल सेटलमेंट। ऑफिशियल रिसीवर वर्ड आ गया। कई बार ऐसा भी होता है जिसने हमें पेमेंट देनी होती है वो आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी कि उसके पास अब इतना पैसा नहीं रहा कि वो हमें पेमेंट कर सके। हम क्या करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में गए, उसने अपने हाथ खड़े कर दिए, मैं पेमेंट नहीं कर सकता। तो इस केस में कोर्ट ऑर्डर करता है कि भाई इसकी सारी एसेट्स बेचो। जो आदमी पेमेंट नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे रमेश पेमेंट नहीं कर रहा है, रमेश ने हमें 12,000 देने थे, तो इसकी सारी एसेट बेचो, उससे जो पैसे आए उससे इसकी सारी लाइबिलिटीज़ को पे करो। क्योंकि क्रेडिटर्स के साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जितना भी अमाउंट उसकी एसेट्स बेच करके आया वो सारा अमाउंट एक आदमी को दे दो, ऐसा नहीं होता। जिसके डेप्ट ज़्यादा है उसको ज़्यादा अमाउंट दिया जाएगा, जिसके डेप्ट्स कम है एक रेशियो में, जिस रेशियो में उनके डेप्ट्स हैं उस रेशियो में उन्हें अमाउंट दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हमें उसे देने थे
मिलने थे हमें उससे 12,000 रुपये, लेकिन उसने हमें 10,000 रुपये दे दिए, तो बाकी 2,000 अब मिलेंगे कभी नहीं, तो बैड डेब्ट्स होगा। तो बैड डेब्ट्स मीन्स डेटर्स प्रूव बैड। जो डेटर बेकार निकले, जिन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया, तो ये क्या है, ये हमारे लिए एक तरीके का लॉस है। लॉस क्या होते हैं, लॉस हो चाहे एक्सपेंस हो, उसे हम डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिसीव कितना हो रहा है, रिसीव हो रहा है हमें 10,000, तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000। कितना हमें मिल गया, कैश जब भी इंक्रीज होता है उसे डेबिट करते हैं, 2,000 नहीं मिलेगा तो लॉस हो गया, लॉस भी डेबिट होते हैं, बैड डेब्ट्स डेबिट, 2,000 डूब गए। किसने दिया हमें कैश, हमें दिया है कैश रमेश ने, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर वाला रूल लगा यहाँ पर। तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्रेडिट द गिवर, ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा गया है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स डेबिट। कई बार ऐसा भी होता है पूरा ही पैसा डूब जाता है, तो फिर क्या सट जाएगा, पूरा का पूरा पैसा बैड डेब्ट्स में चला जाएगा। देखिए क्या हुआ है, अभी एंट्री में शायद यही हुआ है, 10,000 विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फ्रॉम बैंक। प्रोपराइटर ने बिजनेस से पैसे निकाल लिए, अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज ड्राइंग्स। जब भी वो पैसे निकालता है तो क्या हुआ, कैश तुम्हारा कम हो गया। कहाँ से निकाले, बैंक से, फ्रॉम द बैंक, तो तुम्हारा बैंक कम हो गया। कैश हो चाहे बैंक हो, कम होगा तो क्रेडिट। तो पैसे निकाले तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, कितने निकाले थे, 10,000। उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है, इसमें क्या है, अमाउंट नहीं, गुड्स कॉस्टिंग 20,000, जिसका सेल प्राइस तो 25,000 था, लेकिन वो तुमने 20,000 में खरीदी थी। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में तुम परचेज करते हो, ठीक है। अगर तुम उसे बेचते तो 25,000 में बेचते उस रॉ मटेरियल को, लेकिन प्रोपराइटर ने विड्रॉ कर लिया। अब देखो कई केस में ऐसा भी होता है कि अमाउंट गुड्स प्रोपराइटर विड्रॉ कर लेता है, या तो उसने अमाउंट विड्रॉ किया था, कई बार वो गुड्स विड्रॉ कर लेता है। ऐसा केस कब आ सकता है, जब गुड्स, कई केस ऐसे होते हैं जब होता क्या है कि गुड्स हमारे बिज़नेस से बाहर जाती हैं, लेकिन हमें कैश नहीं मिलता, फ्री में जाती हैं बाहर। ऐसा कब होता है, जब गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, याद कर लेना इसे, मैं इसे डिलीट कर दूंगा अभी, तो तुम कॉपी कर लेना कहीं। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर बाय ओनर, अगर ओनर अपने ही बिज़नेस से, मान लो फर्नीचर का बिज़नेस है तुम्हारा और तुम्हें फर्नीचर खरीदने की ज़रूरत पड़े, तो तुम बाहर से तो नहीं खरीदोगे, अपने बिज़नेस से खरीदोगे, और फिर पेमेंट करने की ज़रूरत क्या है खुद को। गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर। कई बार गुड्स हम फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल भी लिखते हैं इसे कई लोग, एडवर्टाइजिंग भी लिखते हैं। गुड्स अगर चोर ले जाए तो पेमेंट थोड़ी ना करेगा हमें। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, थेफ्ट या बाय फायर। गुड्स कई बार ऐसा भी होता है, हमें हमारी फैक्ट्री में गुड्स पड़ी हुई है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, हमारा काम फर्नीचर बनाने का है, हमारी फैक्ट्री में कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो हमने क्या किया, उस फर्नीचर को उठा के ऑफिस में यूज़ कर लिया। फर्नीचर जब तक फैक्ट्री में पड़ा हुआ था वो रॉ मटेरियल था,
वो गुड्स था, अब हमने उसे उठा के अपने शोरूम में रख लिया, अपने ऑफिस में रख लिया, तो अब वो एक एसेट बन चुका है, अब वो फर्नीचर बन गया। ठीक है ना, जब तक वहाँ पड़ा था वहाँ तो हमने रखा हुआ था बेचने के लिए, अब हम उसे यूज़ करेंगे लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए एज ए एसेट, एज एन एसेट। तो गुड्स यूज्ड इन ऑफिस, गुड्स यूज्ड इन फर्निशिंग द ऑफिस, गुड्स गिवन एज चैरिटी, ये केस हैं जब गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर जाती हैं लेकिन फ्री में। इन्हें कहीं नोट कर लो, अभी हम इसे हटा देंगे यहाँ से क्योंकि हमें एंट्री करनी है। तो जब भी गुड्स फ्री में जाएं, चाहे प्रोप्राइटरी विड्रॉ कर ले गुड्स फ्री में, तो उस केस में हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट क्रिएट करते हैं। देखो तुमने अभी तक समझा था कि जब भी गुड्स की परचेज होती है तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, तो जब हमने ये गुड्स परचेज की होंगी तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा। लेकिन अभी गुड्स फ्री में जा रही है तो हमने परचेज अकाउंट को जो डेबिट किया हुआ है उसे करेक्ट करने के लिए हम क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि ये गुड्स फ्री में गई है। अगर हम इन गुड्स को सेल करते हैं तो सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन ये फ्री में गई है ये गुड्स बिजनेस से बाहर। तो जब हमने गुड्स परचेज करी थी, परचेज को डेबिट किया था, अब ये फ्री में गुड्स बाहर जा रही है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर, बाय द प्रोप्राइटर, और इसे हम रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट प्राइस पर। 10,000 गुड्स, 20,000 गुड्स विड्रॉ करी उसने, जबकि उसका सेल प्राइस 25 था। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें कॉस्ट प्राइस से मतलब है। गुड्स विड्रॉ करिए तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, टू परचेज अकाउंट। जब भी गुड्स बिजनेस से फ्री में बाहर जाएंगी तो उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा परचेज अकाउंट क्रेडिट करके और कॉस्ट प्राइस पे, एट कॉस्ट यहाँ लिख देता हूँ। ओके जी, इन एंट्रीज को करते करते तुम्हारा काफ़ी दिमाग यूज़ हो गया होगा, थोड़े दिनों में सीख जाओगे। अभी अगर तुम पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें ये ट्रांजेक्शन टफ लग रही है, इन्हें समझने में थोड़ा तुम्हें एफर्ट करना पड़ रहा है। थोड़े दिनों में जब तुम इसे सीख जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा ये एंट्री टफ ही क्यों लग रही थी, ये एंट्री तो बहुत सिंपल है। ऐसे ही होता है सबके साथ। अमाउंट ऑफ 10,000 ड्यू फ्रॉम श्याम प्रूव बैड। अब देखो श्याम ने हमें पूरे 10,000 देने थे, पूरे के पूरे बैड, एक पैसा भी नहीं दिया। अभी तो इसने कुछ पैसे दे दिए थे और कुछ नहीं दिए थे। रमेश ने हमें 12,000 देने थे, 10,000 दे दिए थे। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि हमें श्याम ने देने थे 10,000, सारे के सारे डूब गए। ठीक है, अगर वो हमें दे देता तो क्या एंट्री होती, कैश टू श्याम। ऐसे समझ लिया करो एंट्रीज को। जैसे मैं तुम्हें जिन रूल्स के बेसिस पे इन एंट्रीज़ को करके समझा रहा हूँ, आने वाले टाइम में तुम देखोगे तुम्हारे खुद के रूल्स डेवलप हो जाएंगे, तुम इन एंट्रीज़ को एक अलग एंगल से देखने लगोगे। ठीक है ना, तब तुम्हें ऐसा भी लगने लगेगा कि मैंने तुम्हें जिस तरीके से समझाया इससे बेटर तरीका तो तुम्हें पता है। इतनी बार प्रैक्टिस करो कि तुम उस जगह पे पहुंच जाओ जहां तुम्हें ये एंट्रीज बहुत सिंपल लगने लगे। ठीक है ना, अगर कैश रिसीव होता है श्याम से 10,000 ये रिसीव हो जाता मान लो, तो हम क्या करते हैं, कैश टू श्याम। लेकिन रिसीव नहीं हुआ, ये पैसे सारे डूब गए, तो बैड डेब्ट्स टू श्याम। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू श्याम। अब एक सवाल ये उठता है, हमें कैसे पता चला कि डूब गए। ठीक है, मान लो कोई आदमी है जिसे तुम्हें पेमेंट करनी है, वो चला गया यूएस, तुम्हें पता चलता है वो यूएस से चला गया, तो तुम अपनी बुक्स में उसको बैड डेब्ट की तरह रिकॉर्ड कर लोगे। लेकिन ये भी कई बार पॉसिबल है कि वो वापस आ जाए। तुमने तो सोच लिया था वो पेमेंट तुम्हें नहीं देगा, अगर यही तुम्हें पेमेंट दे दे, ये 10,000 जो श्याम के डूब गए थे, अगर ये तुम्हें ये पैसे बाद में आके दे दे,
तो क्या करोगे? तब तुम्हें कैश मिल गया, तो कैश डेबिट हो जाएगा 10,000 से। किस चीज़ से मिला कैश? श्याम से नहीं, तुम श्याम को बैड डेप्ट में डाल चुके थे। तो जब वो पैसे मिलेंगे तो तुम कहोगे बैड डेप्ट रिकवर्ड। क्योंकि वो हमारे लिए एक तरीके से इनकम है और सारी इनकम क्रेडिट होती है। तो कई लोग क्या करते हैं, कैश टू श्याम, अगर वो प्रीवियसली हमने उसे बैड डेप्ट में डाल दिया और इससे अमाउंट मिल रहा है तो लोग कर देते हैं कैश टू श्याम। कैश टू श्याम नहीं करना, कैश टू बैड डेप्ट रिकवर। अगर तुम उसे बैड डेप्ट में ऑलरेडी डाल चुके हो तब शायद अभी एक एंट्री आएगी भी ऐसी हमारी। चलो आगे चलते हैं। रिसीव 2000 फ्रॉम मोहन विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड प्रीवियसली। मोहन से हमें 2000 रुपये मिल गए, हम उसे पहले डाल चुके थे बैड डेप्ट में, मिल रहे हैं पैसे, कैश इंक्रीज हो रहा है। कैश जब भी इंक्रीज होता है उसे डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। $2000 तुम्हें मिल गए मोहन से, टू मोहन नहीं, टू बैड डेप्ट रिकवर। आगे जाके तुम चैप्टर पढ़ोगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर। 4 टाइप की एरर होती हैं। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। अगर तुम कैश टू मोहन कर देते, तुम्हें अकाउंटिंग प्रिंसिपल का बेटर नॉलेज नहीं था, तो तुमने क्या किया, उस पर्सन को क्रेडिट कर दिया। क्यों? तुमने बोला क्रेडिट द गिवर। लेकिन क्रेडिट द गिवर जानना ही काफ़ी नहीं है, ये जानना भी ज़रूरी है कि जो हमें अमाउंट दे रहा है वो हमारा डेटर था भी या नहीं। इसे तो हम डेटर होना मना कर चुके थे मोहन को, हम तो उसे बैड डेप्ट में डाल चुके थे। तो अगर अब रिसीव हो रहा है तो बैड डेप्ट रिकवर करके हमें उसे रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, अब इसे थोड़ा ऊपर से साफ कर लेते हैं। तुम अगली ट्रांजेक्शन पढ़ लो और सोचो इसका तुम क्या करोगे। ये तो हमने कर ली। गुड्स अमाउंटिंग 5000 डैमेज बाय फायर। 5000 की गुड्स फायर से डैमेज हो गई। मेरे ख्याल से तुमने इसको कॉपी कर रखा होगा। जब भी कभी अकाउंट करने बैठो, चाहे यूट्यूब में या कैसे ही कहीं पे भी, तो पहले पूरा मूड बनाओ अपना, वरना क्या होगा, एफर्ट बेकार होंगे तुम्हारे। पूरा मूड बनाओ, उसके बाद हाथ में लो पेन और नोटबुक और फिर करो। पूरा फोकस रखो यहाँ पर, कम से कम 1 घंटा निकाल के बैठो। ऐसे नहीं कि तुम 5 मिनट के लिए वीडियो देखी और सोचा कि मेरे को आ जाएगा, नहीं, तब नहीं आएगा। 1 घंटा तुम्हारे पास पड़ा हो, उस समय वीडियो खोलो और उसे पूरा देखो तो तुम्हें समझ आएगा। ठीक है ना, कनेक्ट होना चाहिए बीच में। गुड्स अमाउंटिंग टू ₹5000 डैमेज बाय फायर। 5000 की गुड्स डैमेज हो गई फायर से। तुम्हें मैंने बताया था, अभी देखो थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब भी गुड्स फ्री जाती हैं बाहर, जब डैमेज बाय फायर होती है, डैमेज बाय थेफ्ट होता है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, इस केस में क्या होता है, गुड्स बिजनेस से जा रही हैं बाहर लेकिन फ्री। ठीक है, जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाती हैं फ्री, उस केस में तुम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते, तुम्हें बताया गया था। यहाँ पे गुड्स डैमेज बाय फायर, तो डैमेज बाय फायर एक तरीके का लॉस है। कंपनी को लॉस हो रहा है। लॉस क्या होते हैं, क्रेडिट या डेबिट? डेबिट। तो इसे हम डेबिट कर देंगे। और क्या करेंगे, जब भी फ्री में गुड्स बाहर जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन से, तो उस केस में परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। तो डैमेज बाय फायर टू परचेज अकाउंट। तुम पढ़ाई में कितना टाइम देते हो ये तो मैटर करता है वैसे, लेकिन तुम पढ़ाई में कितना फोकस देते हो ये ज़्यादा मैटर करता है। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे, हर बच्चा सेम बुक पढ़ता है, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन करता है। एक के 99 आते हैं, एक के 50 भी आते हैं, किसी के 33 भी आते हैं, और दोनों ने बराबर टाइम भी दिया हुआ होता है।
तो फ़र्क किस चीज़ का होता है? वर्ड याद रखना लाइफ में, फोकस। समझे? फोकस से तुम, जैसे माइंड है, माइंड तुम्हारा एक ही टाइम में 2 काम कर सकता है, ये माइंड की खूबी है। लेकिन यही माइंड का माइनस पॉइंट भी है कि जब कभी उसे फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है तब भी वो 2 काम कर रहा होता है। तो फोकस करना भी एक आर्ट है, जो ये आर्ट सीख जाता है बहुत आगे निकल जाता है। तो जब ट्रांजैक्शन कर रहे हो ये सोच के करो कि इसको सीखना ही सीखना है। जब किसी और को समझ आ सकता है तो मुझे भी समझ आ सकता है, ऐसा मान के करो तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। तुम्हारा एटीट्यूड चेंज होगा तो तुम्हारा फोकस चेंज होगा, रिजल्ट खुद ही चेंज हो जाएगा। डैमेज बाय फायर एक लॉस था, इसलिए हमने डेबिट किया। और जब भी गुड्स फ्री में जाती हैं बाहर, है ना, तो हम परचेज को क्रेडिट करते हैं। ये तुम्हें बताया जा चुका है। 5000 गुड्स ऑफ 20,000 डैमेज बाय फायर, रिसीव ₹15,000 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। बहुत खास एंट्री है, बच्चे इसे नहीं सीख पाते, बुक में पढ़ पढ़ के नहीं सीख पाते, तो इसको एक स्टोरी की तरह लेना पड़ेगा। स्टोरी की तरह ऐसे लेना पड़ेगा कि ज़रूर हमने इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव क्यों हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इंश्योरेंस करा रखा था उन गुड्स का। तो पहले ऐसे मान के चलो, जब गुड्स डैमेज हुई 20,000 की, इसकी 3 एंट्री होंगी, पहले ही बता दूं। जब 20,000 की गुड्स डैमेज हुई तो तुम ऐसा मान लो कि पूरा 20,000 का लॉस हो गया। तो एंट्री क्या होगी? ये स्टार एंट्री हो रही है तो मैं मार्क कर देता हूँ, डैमेज बाय फायर डेबिट, टू परचेज अकाउंट, $20,000 का तुम पहले मानते हो कि मुझे डैमेज हो गया। फिर तुम्हें पता चलता है कि तुमने इंश्योरेंस करा रखा है गुड्स का। तो तुम क्या इंश्योरेंस कंपनी से कितना अमाउंट मांगोगे? कम अमाउंट मांगोगे, नहीं पूरा मांगोगे। जितने ही गुड्स डैमेज हुई है उससे ज़्यादा तो नहीं मांगोगे, लेकिन कम से कम उतना तो मांगोगे ही। जितने ही गुड्स डैमेज हुई है, तुम्हारी 20,000 की गुड्स डैमेज हुई है, तुम पूरे 20,000 रुपये मांग लोगे। इंश्योरेंस कंपनी से तुम पैसे मांग रहे हो तो इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारे लिए एक डेटर बन गया, ठीक है ना, डेटर, डेबिट। तो इंश्योरेंस कंपनी को तुम डेबिट कर दोगे, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, टू। अब ये तुमने सोचा था तुम्हें डैमेज हो गया, कोई डैमेज नहीं हुआ। अगर तुम सारे अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से ही मांग लोगे तो तुम्हें डैमेज क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो ये डैमेज जो तुमने डेबिट कर रखा है उसे क्रेडिट कर दो। डैमेज बाय फायर, पूरा जितना भी डैमेज हुआ था तुमने इंश्योरेंस कंपनी से मांग लिया, तो तुम्हें अब कोई डैमेज नहीं हो रहा है, तो इसलिए डैमेज बाय फायर जिसे डेबिट कर दिया था, क्रेडिट करके कैंसिल किया। लेकिन बाद में इंश्योरेंस कंपनी ने तुम्हें दिए 15,000, तो बैंक में आ गए तुम्हारे 15,000 रुपये, तो बैंक डेबिट। 3 एंट्री होंगी, पहले ही बताया था मैं तुम्हें। बैंक अकाउंट डेबिट, मिले 15,000, क्रेडिट द गिवर। इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट किया था 20 से, तो 20 से ही क्रेडिट कर दो। सेटलमेंट हो गई हमारी, 20 मिलने थे, मिले कितने हमें? 15। तो 5,000 का लॉस फाइनली हो ही गया। इंश्योरेंस कंपनी से तुमने पूरे 20 मांगे, तो जब उसने तुम्हें 15 दिए तो क्लेम तो तुम्हारा 20 का ही खत्म हो गया। तुम्हारी बीच में सेटलमेंट हुई 15 में। अब तुम क्या इंश्योरेंस कंपनी से बाकी पैसे मांग सकोगे 5,000? नहीं। तो पूरा क्लेम तुम्हारा खत्म हो गया। अब तुम्हें पता चला कि तुम्हें फाइनली 5,000 का नुकसान हुआ है, और सारे नुकसान तुम बाद में जाके पढ़ोगे। एक अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर किसी बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है, अगर तुम्हें मेरी फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है या किसी की भी फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है, तो उससे उसकी सैलरी स्लिप लो, पता चल जाएगा कि कितना अर्न करता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ये जॉब उसकी अभी अभी लगी है थोड़े टाइम पहले, तो क्या ये उसकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है? नहीं।
इनकम किसी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं बताती। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है? आप एक बार उस आदमी के घर जाओ, देखो उसके पास कौन कौन सी एसेट है। ऑल्टो गाड़ी है या मर्सिडीज़ है? मर्सिडीज़ है इसका मतलब ये लंबे टाइम से काम कर रहा है। फिर उसे फर्दर तुम और भी एनालाइज कर सकते हो सकता है ये मर्सिडीज़ उसने उधार ले रखी है, ठीक है ना, तो तुम उसकी लाइबिलिटीज़ भी। अगर तुम्हें किसी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पता लगानी है तो तुम उसकी इनकम देखते हो, ठीक है। इनकम कहाँ से पता चलती है? इनकम पता चलती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और अगर किसी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है तो तुम उसकी बिलोंगिंग्स देखते हो, यानी कि उसकी एसेट्स देखते हो, साथ ही साथ देखते हो ये एसेट्स उसने उधार तो नहीं ली, और तुम देखते हो उसकी लाइबिलिटीज़। उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को देख के तुम पता लगा लेते हो कि ये लंबे टाइम से कितना अर्न कर रहा है, इसकी फाइनली लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है। तो इसमें इसके लिए बनाया जाता है कि अकाउंट, उसे कहते हैं स्टेटमेंट बैलेंस शीट। आगे तुम पढ़ोगे, अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया जा रहा। तुम्हें ये बताया जा रहा है कि जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं और इनकम वो P&L अकाउंट में चले जाते हैं, ठीक है ना। और रूल तो वही है जो बेसिक रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो 5,000 का लॉस चला जाएगा। 20,000 रुपये मांगे थे इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी ने 15 ही दिए, 5,000 का लॉस, तो वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सारे लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में चले जाते हैं, ठीक है। अब जरा इसे साफ कर देते हैं। पॉइंट्स जो बताए जाते हैं उन्हें साथ साथ नोट कर लिया करो, ठीक है। तो ये एंट्री हमने सॉल्व करी। अगर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम भी मिल रहा है तो उस केस में 3 एंट्री होती हैं, ये याद रखना, ठीक है ना। बुक में तो ऐसे भी किया, देखो डेबिट बुक में ऐसे भी किया हुआ है, अगर तुमने नोट कर लिया तो मैं तुम्हें समझाऊँ। डैमेज बाय फायर एक बार डेबिट हो रहा है, या लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। डैमेज बाय फायर देखो एक बार डेबिट हो रहा है, एक बार क्रेडिट हो रहा है, कट गया। इंश्योरेंस कंपनी एक बार डेबिट हो रही है, एक बार क्रेडिट हो रही है, कट गई, है ना। तो लोग एंट्री क्या कर देते हैं? बैंक डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, है ना। ये दोनों नहीं कटे ना, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा। बैंक डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज। तुम्हें समझ नहीं आती, बच्चों को प्रॉब्लम होती है उसमें। एक एंट्री में भी इस एंट्री को किया जा सकता है 3 की बजाय, लेकिन वो फिर एक स्टोरी नहीं बन पाती। चलो कोई नहीं। प्लेस एन ऑर्डर, लास्ट एंट्री, हाँ जी। प्लेस एन ऑर्डर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विथ मोहन। मोहन को हमने एक ऑर्डर दिया कि आप हमें सप्लाई करना गुड्स, वो सप्लायर था हमारा, ठीक है। ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर तुमने बोला कि हमें गुड्स सप्लाई कर देना, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन उसके एवज में अगेंस्ट विच वी पेड 20% अमाउंट इमीडिएटली, हमने उसके बदले 20% पे कर दिया। हमने बोला ठीक है भाई 20% एडवांस रख लो, अब तुम हमें गुड्स भेज देना, बाकी 80,000 हम दे देंगे। तो 20%, 1,00,000 का 20% कितना होता है? आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चों की कैलकुलेशन वीक होती जा रही है। सब बच्चों को कैलकुलेशन पे काम करना चाहिए। 20,000 हमने उसे पे कर दिया बाय चेक एडवांस। तो एडवांस दे रहे हैं हम, अगर वो हमें गुड सप्लाई ना करें तो ये एडवांस का पैसा वो हमें वापस करेगा, अगर वो गुड सप्लाई ना करे, है ना। किसी को भी तुम अगर एडवांस पे कर देते हो तो तुम्हें गुड्स मिलती हैं या सर्विस मिलती है, ठीक है। अगर तुमने मान लो अपने पूरे स्कूल की फ़ीस एडवांस पे कर दी, ठीक है, पूरे 2 साल की, अब तुम 1 साल बाद स्कूल छोड़ रहे हो, स्कूल बदल रहे हो, तो तुम्हें 1 साल की फ़ीस वापस मिलेगी। या तुमने मान लो मुझे पेमेंट कर रखी है 1,00,000 की गुड्स के लिए, ठीक है, तुमने मुझे अमाउंट पे कर रखा है, लेकिन अब तुम्हारा मूड चेंज हो चुका है,
तुम किसी और से गुड्स परचेज़ करना चाहते हो, तो तुम्हें जो तुमने एडवांस दिया वो वापस मिल जाएगा ना। तो इसलिए वो एक एसेट है। जिस भी चीज़ के लिए तुम्हें फ्यूचर में कुछ गुड्स मिलने वाली है या कोई कैश मिलने वाला है, तो वो तुम्हारे लिए एक एसेट है। तो यहाँ पर तुमने जो एडवांस दिया वो एक एसेट है। एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर डेबिट 20,000 दिया ना, 20% दे रहे हो, तो तुम चेक से दे रहे हो तो तुम्हारा बैंक अकाउंट क्रेडिट। स्टोरी ख़त्म। हाँ जी, आज हमने कुछ जर्नल एंट्री करी है, ठीक है। डिफरेंट थी, हर जर्नल एंट्री अपने आप में डिफरेंट थी, डिफरेंट तरीके से रूल्स को डील किया गया। नेक्स्ट टाइम हम एक क्वेश्चन और लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने देखा है जब बच्चों के साथ गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश 1 लाख, अलाउड ट्रेड डिस्काउंट इतने % एंड कैश डिस्काउंट इतने %, ही पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। लेकिन तो इसमें क्या है, बच्चों को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है। तो हम नेक्स्ट टाइम एक क्वेश्चन लेंगे, बड़ा क्वेश्चन ऐसे ही, उसमें हम वो सारी कैलकुलेशन वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2-3 बार ये पूरा क्वेश्चन करना, एक बार आज करो, फिर एक बार कल करो, और फिर जब गलतियाँ होनी बंद हो जाएं, ठीक है, तो समझ लो तुम्हें एक ट्रांजेक्शन आ गई। जर्नल के अंदर एक ख़ास बात है, अगर एक बार आ जाती है तो हमेशा के लिए आ जाती है। हाँ जी, तो इसकी प्रैक्टिस करो। बाय।